प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नहीं, ये जो निजता का अधिकार जो था ना 1948 में 8 से सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा अधिनियम के अनुच्छेद 12 के तहत एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू था। ठीक, और 2017 से सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे निजता का अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। मैम फिर से बोलिएगा, 1948 से कौन से इसमें था? 1948 से सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा अधिनियम के अनुच्छेद 12 के तहत यह बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू था। आप नोट कर रही हैं क्या? जी मैम। फिर से रिपीट करूं या हो गया? नहीं, हो गया। चलो, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। जी। अभी जो अपना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक निर्णय लिया है कि वो स्कूल में कौशल विकास को बढ़ावा देगी। ठीक, तो ये राष्ट्रीय जी। शिक्षा नीति कब लागू किया गया था? 2020 में। 2020 में। ये जो कौशल विकास का प्रोग्राम चलाया जाएगा वो PMKVY के तहत होगा। ये PMKVY क्या है, किनको पता है? हमको नहीं पता, नहीं इसलिए। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो 2015 हाँ। से लागू है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका लक्ष्य था 2020 तक लगभग 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। इसका इस स्कीम का क्या इफेक्ट आएगा इंडिया पे? अभी मतलब कि रोजगार जो जनरेशन होगा। जी बोलिए, फिर से बोलिए। रोजगार जनरेशन होगा। हाँ, एक मतलब कुशल लोगों की वृद्धि होगी और अपना प्रोडक्शन वगैरह सुधरेंगे, इससे आर्थिक गुणवत्ता लाभ, में हाँ, जी, गुणवत्ता में गुणवत्ता सुधार में होगा और ज्यादा आर्थिक लाभ सुधार होगा। बढ़ेगा। एक अभी हाल में जो हुआ है ये नोएडा में नवीकरणीय ऊर्जा इंडिया एक्सपो। ठीक है, तो इसमें जो है नवीकरणीय क्षेत्र में 2755 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ठीक, और ये जो था नवीकरणीय ऊर्जा इंडिया एक्सपो जो था, इसका 16वां संस्करण था ये। ठीक है, इसके साथ एक और सम्मेलन हुआ जिसका नाम था द बैटरी शो इंडिया। इसका पहला संस्करण यहीं पे ग्रेटर नोएडा में किया गया। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि 31 दिसंबर 2022 तक इंडिया जो है 167.75 गीगाबाइट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करता है, और इन नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में ये विश्व में तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है आपका, वो साइंस टेक GS2 में ये आप पुट कर सकती है जब ऊर्जा के बारे में वहां पे पूछा जाएगा। यार ये पॉल्यूशन, अगर पॉल्यूशन पे भी है तो वहां भी पुट किया जा सकता है कि गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या कर रहा है और इसमें मतलब क्या प्रगति है, तो वहां भी ये दिया जा सकता है। ठीक है, और कल जो है एक पूर्व चुनाव आयुक्त का निधन हुआ, उनका नाम था ये MS गिल। ठीक, तो किस अनुच्छेद के तहत इनका मतलब नियुक्ति होता है और कौन करता है? 326 के तहत राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा, हाँ। और ये इनको हटा कौन सकता है? महाभियोग प्रक्रिया से हटेगा। संसद के द्वारा महाभियोग फैसला प्रक्रिया। करना। जी जी, बहुत अच्छे। और एक स्कीम लाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसका नाम अपारा है। ये बेसिकली क्या है कि एक आधार की तरह ही एक स्कीम है जो प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक के बच्चों के लिए लाया गया है। ठीक, अपारा नाम है इसका, और इसका जो फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक, इससे क्या होगा कि एक सारे बच्चों को एक आईडी दिया जाएगा, यूनिक आईडी दिया जाएगा जिसमें 12 अंक डिजिट ही होंगे। सेम आधार वाला फंक्शन है इसका एक, बट इसमें अभी क्या हुआ है कि उनके पेरेंट्स जो हैं, बच्चों के जो गार्जियन है, उनसे अभी अनुमति ली जा रही है। अगर वो अनुमति दे देते हैं तो इनको सारे स्टेट में लागू कर दिया जाएगा और सबको एक यूनिक आईडी दिया जाएगा। ठीक है, अगर पेरेंट्स इसकी सहमति दे देते हैं तो इसको
जो है सेंट्रल यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस पोर्टल पर जो अपलोड करेंगे, सारे स्कूल अपने अपने बच्चों का आईडी अपलोड करेंगे और इसका सारा डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी और वो सेंट्रल एजेंसियां ही यूज कर पाएंगी। यहाँ विश्वास दिलाया जा रहा है कि ये लीक नहीं होंगे डाटा वहां से। और अभी हाल ही में मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की गई थी, वो कौन सा था, केवा सत्र उसका आयोजन किया गया, 141वां सत्र आयोजित किया गया, जहाँ पे 2036 में इंडिया में ओलंपिक होस्ट करने की बात चल रही है, रखी गई है। ठीक है, अभी वो कंफर्म नहीं हुई है। तो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है अभी? थॉमस बाक जी, ऑप्शन देने बोले थे। थॉमस बाक हैं, जिनको कि इनका कार्यकाल 2025 में खत्म हो रहा है, फिर भी वो जो सदस्य है ना इस समिति के, तो वो मांग कर रहे थे उसके बाद भी ये बने रहे। बट एक ओलंपिक समिति की एक चार्टर होती है जिसके अनुसार 12 साल के बाद कोई भी पर्सन जो है लगातार नहीं रह सकता उस पद पे। तो इनके ओलंपिक समिति के अधिनियम 12 के तहत उसमें बदलाव कर इनको पुनः अध्यक्ष के पद पे रखने की बात की जा रही है। ठीक, तो ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा, ये पूछेगा, आप सीधा सीधा कुछ भी नहीं पूछता वहां पे। ये इजराइल फिलिस्तीन विवाद, आज का जो मैंने वो एडिटोरियल डाला था उसको क्या आप लोगों ने पढ़ा है? फिर से आज वही विवाद छाया हुआ है एडिटोरियल में। जी हम पढ़ा जी, तो वो वहां पे देख रही है कि डेली उसका एक एस्पेक्ट लेके वो लोग बता रहे हैं। कभी बता रहे हैं कि वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा, कभी बता रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं सप्लाई चेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो वहां से जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, हाईलाइटेड है, उसको नोट कीजिएगा। और ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 69वीं और 70वीं दोनों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ से जो आप डेटा कलेक्ट करके रखेंगे ना, वो आपको किसी भी मैगजीन वगैरह में नहीं मिलेगा, जो पेपर में मिल जाएगा। इसलिए बोला था कि पेपर को अच्छे से पढ़िए, और जो पेपर अच्छे से पढ़ते हैं उनके पास पॉइंट ज्यादा होता है और वो अच्छा लिखते हैं और अच्छे मार्क्स भी गेन करते हैं। तो ये पॉइंट सब आप लोग नोट करके रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये काम नहीं होगा, पढ़ लेंगे बुक से, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो चलिए एक बार इसको देखिए, फिलिस्तीन विवाद जो है, ठीक है, कल मैंने बताया था इस पे, तो सबको याद ही होगा। तो ये बताइए कि कब ये हमला किया गया था हमास के द्वारा? 7 अक्टूबर। तो ये पेपर पढ़ने के बाद आप मतलब बता सकते हैं कि ये विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण ये मतलब अपने लैंग्वेज में डील करें, इसको बताएं, मतलब कि टोटा फोटा लैंग्वेज में। हाँ, विवाद का कारण है, हाँ विवाद का कारण है मतलब फिलिस्तीन और इजराइल में ये धार्मिक, जनरली ये धार्मिक विवाद था स्टार्टिंग से। फिर ये धीरे धीरे मतलब कि सरहद वाला भी विवाद बन गया। और जो वो अभी जो इजराइल है वो उसका कुछ फिलिस्तीन का बहुत सारा हिस्सा वो हथिया के बैठा हुआ है। जैसे जैसे ये लड़ाई जीतते गया तो उसका हिस्सा लेते गया। तो ऐसे अभी फिलहाल फिलिस्तीन 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक गाजा पट्टी जो मेडिटेरियन सी के साइड में है और एक वेस्ट बैंक है। तो वेस्ट बैंक में जो सरकार संचालित करती है उनका नाम भूल गया, जो गाजा पट्टी में सरकार जो संचालित करती है वो हमास है, ठीक है। जनरली ये वहाँ का सरकार है, सरकारी ये गाजा पट्टी का सरकार है, वो गवर्नमेंट है। लेकिन इसको यूएन ने इनके एक्टिविटी की वजह से आतंकवादी घोषित किया हुआ है इनको, ठीक है। तो इन्होंने जो अभी इन पे हमला किया, इनका कहने का मतलब है कि जो इन्होंने हमला लॉन्च किया, ये जो क्या नाम है उसका, जेरूसलम की, क्या उस हमला लॉन्च किया कि हम अपनी जमीन वापस लेने के लिए और इजराइल का नामो निशान मिटाने के लिए हमला कर रहे हैं। लेकिन ये जो किए हैं ये अमानवीय है और आतंकवादी गतिविधि को दर्शाता है। तो इससे थोड़ा इजराइल को अब सपोर्ट भी मिला। और इजराइल की हिस्ट्री रही है कि अगर उन पे आप ये करिएगा तो वो पलट के, तो इस वजह से बेसिकली युद्ध वहां इस वजह से हो रहा है कि इनको फ्रीडम चाहिए इजराइल से। हाँ, आप पढ़ी हैं, अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसका जो मतलब पृष्ठभूमि है वो 1948 से में मतलब बना था इसका पृष्ठभूमि। जी यूएनओ द्वारा
इजराइल को एक कंट्री के रूप में मान्यता दिया गया था। ठीक है, जी ये इजरायली यहूदियों पर जो अत्याचार है वो जर्मनी द्वारा 1930 के दशक में जब किया जा रहा था, तो ये लोग भागकर फिलिस्तीन के क्षेत्र में आके बसना शुरू किए, और यहाँ पे बसने पर इनको अरब वाले लोग से मतलब प्रॉब्लम होने लगा उनको, तो इनको ये लोग इनके साथ हिंसा करने लगे। तब ब्रिटेन यहाँ पे मतलब इंटरफेयर किया, और इन्हें द्वारा 1948 में इनको मान्यता दी गई। लेकिन अरब जो कंट्री है वो अधिकांश जो है ये मान्यता नहीं दिया, ना ही हमास ने दिया इनका। तो इसीलिए जी वो आए दिन मतलब इस भावना से कि ये कोई कंट्री नहीं है, फिलिस्तीन का हिस्सा है, तो इनका शासन समाप्त करे और इनको फिलिस्तीन के अंदर लाए, सोचकर वो हमेशा इन पे हमला करते हैं। ठीक है, और जो तात्कालिक मैम कारण इसका तो, है, मैम तात्कालिक इसका तो दो, कारण है, जी बोलिए। तात्कालिक कारण इसका होता है अब्राहम समझौता। ठीक है, जो यूएसए के नेतृत्व में कराया गया था, जिसके अनुसार इजराइल और अरब देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होना शुरू किए गए थे, जैसे कि इजराइल और यूएई के बीच में। इसी को देखते हुए ईरान द्वारा सपोर्ट करके हमास से हमला कराया गया, ताकि ये मतलब जो संबंध जो डेवलप होने लगे हैं ना इजराइल और अरब कंट्री के बीच, उसको तोड़ा जा सके। मेन रीजन यहाँ पे ये है, इसलिए ये घटना हुई है। मैम अब्राहम समझौता थोड़ा और एक बार डील कर दीजिएगा। अब्राहम समझौता जो है वो अमेरिका अपने नेतृत्व में अरब कंट्री और इजराइल के मध्य संबंध को सामान्य बनाने के लिए कराया था। ठीक, जिससे कि ये मतलब सफल भी हुए थे, और दोनों के जैसे मतलब इजराइल और सऊदी अरब के बीच जैसे ही राजनयिक संबंध बनना शुरू हो गए ना, सामान्य होना शुरू हो गए ना, तो फिर ये जो अदर कंट्रियां हैं जैसे ईरान है, सीरिया है, तो इन लोग को वो मतलब खटकने लगा कि ये लोग चाहे कि फिर से ये नॉर्मल ना हो जाए, इसको मान्यता ना मिल जाए पूरी तरह से, हमारे जमीन पे ये यहूदियों का कब्जा ना हो जाए, इसलिए इन्होंने फिर से हमास को मतलब बढ़ाया और उनसे हमला कराया। ठीक है, जी इसका भारत पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? भारत पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब सबसे पहला बात है, जो विश्व शांति का भारत का एक जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं इसको झटका लगा इसकी वजह से। दूसरी, जो एक मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाली कॉरिडोर बनने वाली थी, वो प्लान अब थोड़ा डिले हो जाएगा या फिर प्रॉब्लम में आ सकता है। तीसरी है कि अभी युद्ध की वजह से बहुत सारे जियो पॉलिटिकल चेंज होंगे, और आर्थिक स्थिति में सबसे जो कॉमन बात सबसे पहले आती है कि तेल के दाम महंगे होंगे, क्योंकि भारत जो है तेल का आयातक है, वो आयात करता है, तो इससे भारत के इकोनॉमिक तो पे इंडिया कितने मतलब परसेंट अपने मतलब इंडिया जो है अपने जरूरत का कितने प्रतिशत तेल जो है आयात करता है? इस पे फोकस 85%। नहीं किया। जी, 85% 85% आयात करता है। आयात करता है। जी हाँ, जी इसका जो इफेक्ट आएगा वो व्यापार संबंध में आएगा, इजराइल और इसके बीच जो इफेक्ट आएगा वो व्यापार संबंध में आएगा, ऊर्जा आपूर्ति में आएगा, ये आईएमईसी जो कॉरिडोर बनना था उस पे आएगा, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो लगभग 20 लाख भारतीय रहते हैं, भारतीय प्रवासी, उनके सुरक्षा पे ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। ठीक है, और इसका एक और रीजन है, अल अक्सा मंदिर मस्जिद जो है वो भी एक इस विवाद का बहुत बड़ा कारण है। मुस्लिम समुदाय द्वारा बोला जाता है कि ये हमारी धार्मिक स्थल है, और यहूदियों द्वारा बोला जाता है कि ये हमारी धार्मिक स्थल है, और दोनों इस बात को लेकर टाइम टू टाइम कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। तो एक हाँ, इस मंदिर को है जो है मुस्लिम समुदाय द्वारा अलग नाम से पुकारा जाता है, और यहूदी समुदाय द्वारा अलग नाम से पुकारा जाता है। मुस्लिम समुदाय इसे हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं, और यहूदी समुदाय जो है इसको टेम्पल माउंट बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकता है आपको पीटी में कि इसको जो है इस समुदाय द्वारा किन किन नामों से पूछा जाता है। हरम अल, मैम क्या बोली नाम? हरम अल शरीफ को मुस्लिम समुदाय द्वारा बोला जाता है, अल अक्सा मस्जिद को, और टेम्पल माउंट बोला जाता है यहूदियों द्वारा। ठीक है, और अल अक्सा मंदिर पूरे वर्ल्ड में इसको जाना जाता है। हाँ, अल अक्सा मंदिर के मस्जिद, सॉरी मंदिर नहीं, मस्जिद, अक्सा मस्जिद। ये अल अक्सा मस्जिद है।
यहाँ पे जो है 3 समुदाय अपना मतलब इसको धार्मिक स्थल मानती है। एक जैन भी मानती है, यहूदी भी मानती है और मुस्लिम भी मानती है। मुस्लिम जैन। इसको जी, जैन, यहूदी और मुस्लिम। मुस्लिम इसको हरम अल शरीफ कहते हैं और यहूदी टेम्पल माउंट। आज के एडिटोरियल में एक और चीज पढ़ा होगा आपने, निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ न्यूज है, ठीक। उसमें एक सुधार किया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा, वो दिया गया है। और इसको आप जीएस पेपर 2 के पॉलिटी में जब निर्वाचन आयोग से संबंधित जब पूछा जाएगा तो वहां इस पॉइंट को दे सकती है, निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया सुधार, ठीक। तो उसमें क्या किया गया है कि चुनाव के दौरान अगर कोई झूठा शिकायत करता है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग जो है कार्रवाई कर सकती है। तो एक बहुत बड़ी मतलब ये सुधार है चुनाव आयोग के। और इसमें बहुत सारी चुनौतियां बताई गई हैं कि चुनाव आयोग के पास जो है किस प्रकार की चुनौतियां हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो सब जब पूछेगा ना तो वो बताना पड़ता है, या तो शॉर्ट टर्म में पूछ सकता है, लॉन्ग टर्म में भी पूछ सकता है, क्योंकि ये इससे कोई क्वेश्चन भी पहले पूछ चुका है यूपीएससी, ठीक। तो चुनौतियों के रूप में इसमें बताया गया है कि चुनाव के दौरान जो राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर झूठी शिकायतें किया जाता है, यहाँ तक कि चुनाव आयोग पर भी पक्षपात करने का झूठा आरोप लगाया जाता है राजनीतिक दलों द्वारा। तो एक सबसे बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे निपटे, ठीक है ना। उसके द्वारा है कि ये जो राजनीतिक दल है मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, जैसे इसी को रेवड़ी संस्कृति बोला जाता है, और जिससे वो चुनाव परिणाम को इफेक्ट करता है। ये भी एक चुनौती है, इसको भी रोकना एक बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में चुनाव आयोग के लिए। और उसके बाद अनाप शनाप वादे करना, ये भी चुनौती है। जैसे अभी आपने देखा था, जैसे कर्नाटक में चुनाव हुए थे तो वहां पे 5 तरह की जो वादे कर दिए गए थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और जब गवर्नमेंट बनी वहां पे तब उनके पास फंड ही नहीं है उस अपने वादे को वो मतलब पूरा करें। तब उनके द्वारा वो मतलब आरोप लगाया जाता है, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो कभी किसी पे। तो ये अनाप शनाप जो वादे हैं ना, ये भी चुनौती है, क्योंकि उसके दम पे तो वो चुनाव जीत जाते हैं, फंड है नहीं जिसे। और अगर वो पूरा भी करते हैं किसी भी तरह से तो अदर सेक्टर में कटौती करते हैं और राज्य का आर्थिक स्थिति उससे खराब हो रहा है। और एक और बड़ी सबसे बड़ी चुनौती है कि जब चुनाव होता है तो प्रत्याशी जो हलफनामा अपना दायर करता है तो उसमें वो जानबूझकर गलत अपना ब्यौरा देता है, जिससे उसकी बहुत सारी बातें चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसका कारण क्या है, ये इतनी सारी चुनौतियां क्यों है चुनाव आयोग के पास? आप लोगों ने तो क्लास अगर किया होगा पॉलिटी का चुनाव आयोग के बारे में, तो कुछ अनुमान लगा सकते हैं क्या इसमें? ये जो आखिर चुनौतियां हैं वो किस कारण से हैं, क्यों हैं? इसको सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा है अपना चुनाव आयोग? क्योंकि सर चुनाव आयोग में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। वो दोष को दिखा सकते हैं पर दोष के खिलाफ एक्शन मतलब निर्णय नहीं ले सकते। बहुत सही है। और ये जो है ना, अगर कोई इंसिडेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट को ये बताते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे जो न्याय प्रक्रिया जो है इतना लंबा चलता है कि वो भी इसको मतलब प्रभावित कर लेता है। तो ये भी रीजन है कि ये सुधार नहीं हो पा रहे हैं, ठीक ना। तो इसी को बताया गया है इसमें कि अगर चुनाव आयोग को शक्ति प्रदान कर दिया जाए निर्णय लेने का और कार्रवाई करने का, तो ये सब सुधार आसानी से किया जा सकता है। तो इसको आप वहां पे लिखेंगे जब वहां पे पूछेगा। ये एडिटोरियल बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको मैंने हाईलाइटेड कर दिया है, ये काफी अच्छा पॉइंट है इसका, ठीक है। एक एनर्जी पे आज का बहुत अच्छा एडिटोरियल है जो कि बहुत ही फायदा करेगा आपको और पूछेगा ही पूछेगा। एनर्जी में पॉल्यूशन में वो पूछेगा ही और वहां पे देना होगा। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं ना तो यहाँ से आपको निष्कर्ष और जो परिचय होता है ना वो भी कैसे लिखा जाए वो भी समझ में आता है। जैसे आज ही इसका जो शुरुआत किया गया था कि किसी भी देश की उन्नति और विकास के लिए ऊर्जा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी जीवन के लिए ऑक्सीजन। तो इसको आप जब शुरुआत करेंगे, इंट्रो देंगे, तो उसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह का पॉइंट आपको मतलब मिलेगा जब भी आप नया कुछ पढ़ेंगे, तो वहां से बहुत कुछ मिलेगा और सब कुछ अलग अलग तरह से इसको लिख सकते हैं।
ठीक है। इसको एक और मतलब आगे लिखता है कि हमारे आधुनिक जीवन के लगभग सभी पहलू ऊर्जा से प्रभावित हैं। यह किसानों के लिए खेत में सिंचाई, फसलों की कटाई और उद्योग में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण, लोगों की आवाजाही और वस्तुओं की ढुलाई जैसी कार्यों को शक्ति देती है। ठीक है। यहाँ तक कि खाना पकाने तक, गर्मी से राहत तक, मनोरंजन तक, सब में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो आज के डेट में किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो उसके ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जितना ज्यादा ऊर्जा उसके पास होगा या जिससे ज्यादा ऊर्जा खपत होगी उनके यहाँ, उतनी डेवलप होगी वो कंट्री। तो ये ऊर्जा की इतनी जो मतलब नीड बढ़ रही है, और जो जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है कंटिन्यू, इसका भी तो ध्यान रखना होगा। तो उसी पर आज ये बताया गया है कि ऊर्जा सुरक्षा में युवाएं जो है वो कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं, और कार्बन फुटप्रिंट कैसे बढ़ रही है और कितना % बढ़ रही है, और इंडिया का मतलब क्या रैंक है उसमें। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि भारत में, ठीक है, जो है वो मतलब अगले 1 दशक में जैसे वो ग्रोथ कर रहा है, तो वहां पे बहुत तेजी से ऊर्जा की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। वो बढ़कर लगभग आज जो वो ऊर्जा है उसका दोगुना हो जाएगी। तो इसका पूर्ति कैसे किया जाए, इसके और इसका मतलब इसको ऊर्जा प्रोडक्शन में भी कई सारी चुनौतियां आएंगी। ठीक। इसका पूर्ति कैसे किया जाए, जो चुनौतियां पहले उसको देखेंगे हम। जैसे आयात पर उच्च निर्भरता बढ़ेगी। जैसे अभी हम लोग जो अपने ऊर्जा जरूरत का 85% जो है तेल से पूरा करते हैं, कच्चा तेल से, और वो आयात करते हैं 85%। तो निर्भरता बढ़ेगी, आयात घाटा अपना जो है वो बढ़ेगा, और कोयला और कच्चा तेल का यूज करने से अपना पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी उत्पन्न होगी, और सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है। तो इतनी सारी चुनौतियां फेस करते हुए भारत को अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करना होगा। तो इसके लिए क्या प्रयास किया जाए जो इन चुनौतियों को भी मतलब टैकल किया जा सकता है आसानी से, और ऊर्जा की भी मांग को पूरा किया जा सकता है। तो उसके लिए हो सकता है कि अक्षय ऊर्जा जो है, अक्षय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, इसके सोर्स को बढ़ाया जाए, इस पर वर्क किया जाए। ठीक। उसके बाद जो बिजली का जो कुशल उपकरण है, जो मतलब कम बिजली खपत करते हैं, उनका यूज ज्यादा से ज्यादा किया जाए। जैसे 5 स्टार वाले जो एसी होते हैं, जिसपे 5 स्टार रेटेड जो एसी हैं, अगर उनका यूज किया जाए सीलिंग फैन के स्थान पर, तो लगभग 15% जो है ऊर्जा का खपत कम होगा। तो ये बहुत सबसे बड़ी है ये चीज कि अगर ऊर्जा कुशल उपकरणों का यूज किया जाए तो ऊर्जा की खपत में कमी आएगी। ठीक है। और सभी तीसरा क्या हो जाएगा कि जो नागरिक हैं, वो जो पारंपरिक तरीके से जो खाना बनाते हैं, तो अगर उनको अक्षय ऊर्जा से एनर्जी लेकर खाना बनाने के लिए मूव किया जाए, तो वहां भी ऊर्जा की बचत होगी। ठीक है। इसके लिए जो है भारत और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री द्वारा 2021 में 2070 तक भारत को नेट कार्बन मुक्त करने का मतलब लक्ष्य स्थापित किया गया है। ये नेट कार्बन जो है वो क्या है, ये आप लोग जानते हैं कोई? जी मैम, वो जो कार्बन जो उत्सर्जन होता है उसका लक्ष्य 0 करना, मतलब कि कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य 0 करना प्रति व्यक्ति जो। और कोई बताएंगे? हाँ बोलिए आप, कोई तो माइक खोल रहे हैं, बोलिए। निजेश भाई जी बोल रहे थे। नहीं, वही बात बोलते जो पूनम बोली। अच्छा, क्या बोली पूनम, फिर से बोलिए आप। बोले मैम, जो प्रति व्यक्ति कार्बन का जो अभी उत्सर्जन हो रहा है कोयला जलाने पे या तेल से जो हो रहा है, जो मतलब जनरली जीवाश्म पे ईंधन पे जो निर्भर है, उनकी निर्भरता मतलब कि उसको उसका ऐसे ऊर्जा का स्रोत ढूंढ के उसका उपयोग करेंगे जिससे कार्बन जो निकलता है, जब या कार्बन जैसे CO2 CH3 मीथेन जो सब इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, पोल्यूशन वाले गैसों का उत्सर्जन नेट जीरो करना है। सिंपल समझिए कि जितना हम कार्बन का उत्पादन करेंगे, अगर उसका अवशोषण उतना कर ले, तो ये नेट जीरो अर्थव्यवस्था होगी।
ठीक है, ना कि ओके मैम। जी, हाँ, ना कि कार्बन उत्पादन करने वाले स्रोतों नोट को ही करना बंद कर होगा। दे। ठीक है, जी, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जितना उत्पादन कर रहे हैं उसका अवशोषण कर लेना है हमको। तो वो कब होगा? जब आप कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, साथ में वृक्ष लगाएंगे, तब ये चीज बैलेंस बनेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? आप तो बोल रही है सीधे कि वो जी मैम। सोर्स को ही खत्म कर वो देना है उसको। सोर्स ही खत्म कर देना, जिससे पॉल्यूशन गैस होता, उल्टा ही हो गया मेरा हम्म। कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो गया। हम्म। लेकिन इतना दिन से मैम यही दिमाग में कॉन्सेप्ट था, जितना बार भी पढ़े हैं यही कॉन्सेप्ट था दिमाग में। अच्छा चलिए, अभी क्लियर हुआ ना आपका? जी, ठीक है, तो ये जो जलवायु परिवर्तन है, ऊर्जा परिवर्तन है, इसमें युवाएं कैसे अपना भूमिका निभाएंगे, उस पे यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाए शॉर्ट में कि युवाओं जो है वो कैसे ऊर्जा, या मतलब या ये ऊर्जा से रिलेटेड करके पूछ दे, या फिर ये क्या बोलते हैं कि पॉल्यूशन रिलेटेड करके पूछ दे, तो यहाँ पे ये पॉइंट दिया जा सकता है। और भारत की कुल जनसंख्या में जो है लगभग 27% युवा हैं। तो ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि युवा पहले जागरूक हो, तो इस समस्या से निपटा जा सकता है। तो इनमें युवाओं को क्या करना होगा कि एक वो मतदाता है, तो उनको डिमांड करना होगा राजनेताओं से, ठीक है, कि वो अपने प्राथमिकता को परिवर्तित करे और पॉल्यूशन से रिलेटेड जो है, पॉल्यूशन से बचाने का जो कार्य है वो अपने प्राथमिकता में शामिल करें। वहां पे वो दबाव बना के कराया जा सकता है। ठीक, उद्यमी और श्रमिक और किसान के रूप में वे स्वच्छ ऊर्जा समाधान के विकास और उनको अपनाने के कदम उठा सकते हैं। एक उपभोक्ता के रूप में वे स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी की मांग कर सकते हैं। युवा अपने परिजनों और दोस्तों को स्मार्ट ऊर्जा उपकरण का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब ये पॉइंट हम लोग देंगे कि वो अपने रिलेटिव को या खुद जब वो स्मार्ट उपकरण यूज करेंगे, तो वहाँ पे एक हम लोग ये क्या बोलते हैं उदाहरण दे सकते हैं। जैसे 5 स्टार लेवल वाले सीलिंग पंखा ले या एसी ले, तो ऊर्जा की जो खपत है वो 15% कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे अच्छा रहेगा ये। ठीक है, मैम एसी में तो ज्यादा एनर्जी खपत होता है। 5 स्टार जो रेटेड होता है ना, जिसपे कोई भी आप सामान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से चलती है, तो उसमें देखते होंगे आप कि एक स्टार बना होता है, रेटिंग होता है उसका। आप जितना कम रेटिंग वाले लेंगे वहां पे एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होगा। इसलिए बोला जाता है कि जब भी कोई उपकरण आप मार्केट से ले रहे हैं, तो वो देखे कि 5 स्टार रेटेड है या नहीं। ठीक है, अच्छा, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है ये बताएं आप लोग। कार्बन फुटप्रिंट। हम्म, चलिए तो हम ही क्या बताते वो? हैं। ठीक है। जी मैम, आप हम्म। लेकिन मैम पहले हाँ मेरा एक सवाल है। जी बोलिए। एक सवाल है, ये जो 5 स्टार लेवल्स है, जो रेटिंग्स है जिसका उपकरण खरीदना है, तो हम्म। ये 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 मतलब कि अलग अलग देशों के लिए अलग होगा, और इसका रेटिंग का जो ये है वो मतलब अपनी देश से ही रेटिंग वाले लेना है ना? अपने देश से रेटिंग वाले मतलब हम आपका मतलब ये क्वेश्चन जो नहीं समझ पा रेटिंग, रहे हैं। इसका रेटिंग मतलब कि इसका रेटिंग मतलब ये कौन डिसाइड करता है कि ये 5 स्टार रेटिंग है तो ये कम उत्सर्जन वाला होगा? तो ये रेटिंग कैसे डिसाइड होता है? अपना एक अथॉरिटी है ना, जो जी वही। ISI मार्क देती है, वहां पे वो लोग ये अच्छा। डिसाइड करते हैं कि अगर ये कम ऊर्जा खपत कर रहा है तो इसका रेटिंग किस आधार पे होगा। ठीक, जी। जी। तो सेंट्रल अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है कि इस उपकरण पे कौन सा रेटिंग देना है। जी। ठीक है, आगे बढ़े। जी। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट, इसका मतलब है कि हम लोग जो अपने दैनिक कार्य करते हैं जो डे बाय डे, उसके द्वारा जो कार्बन मुक्त होता है उसी को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। समझे? जी। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए हम लोग भी अपने डेली में कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे कार्बन का इमिशन कम हो। जैसे गीला कचरा को गवर्नमेंट बार बार ये हम लोग को अवेयर करती है कि गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग रखिए।
ठीक, क्यों करती है? अगर गीला कचरा को हम लोग अलग रखते हैं तो उसको अपने आस पास या डब्बा में बंद करके उसका खाद बनाया जा सकता है। तो वहां पे वो जैसे ही वो अलग होंगे उससे कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा। ठीक है। और जब कहीं बाहर हम लोग जाते हैं तो जो खाने का सामान लेते हैं जैसे कुछ भी, तो वो रैपर वगैरह का जो बिस्किट वगैरह लेते हैं, चिप्स वगैरह लेते हैं, उसको फेंकते हैं, तो उससे भी ऊर्जा मतलब कार्बन का उत्सर्जन होता है, क्योंकि वो पन्नी सड़ेंगे नहीं और वो पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप बाहर जाएं तो कोशिश करें कि घर से बना हुआ खाना लेकर जाएं। ये भी हेल्प करेगा इस फुटप्रिंट को कम करने में। साथ में अगर हम लोग प्लास्टिक का बोतल ना खरीद के घर से ही पानी लेकर जाए या घर से एक बॉटल लेकर जाए, और जगह जगह पे पानी तो अब आजकल अवेलेबल है, वहां से ले, तो ये भी कम करेगा। मतलब अगर आप छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखेंगे ना तो कार्बन इमिशन को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। ठीक। भारत भारत में जो है वो 2.46 अरब मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन होता है। ठीक। और इसके साथ ये भारत कार्बन उत्सर्जन के मामले में तीसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे अमेरिका और दूसरे स्थान पे चीन आता है, और भारत तीसरे स्थान पे है। बट यहाँ पे जो है प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन बहुत कम है, वो मात्र 1.84 टन है। ठीक है। ये जो कि सबसे कम है, ये लगभग सबसे कम है जो विकसित देश हैं, जिस तरह से इंडिया ग्रोथ कर रही है। और अमेरिका का जो है 16.21 टन प्रति व्यक्ति है। तो ये आपको मतलब तुलना करने में ये डाटा आपको काम देगा वहां पे जब आप ऊर्जा लिखेंगे जीएस पेपर 2 में। ठीक है। जी। एक और रिपोर्ट आया था, एक अपना यूएसए का ऊर्जा थिंक टैंक है एम्बर, उसमें बताया गया था कि वैश्विक रूप से और भारत के स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके अनुसार 2023 में वैश्विक स्तर पर जो पहली छमाही है उसमें सौर उत्पादन 5.5% बढ़ा है, जबकि भारत में इस अवधि में 26% रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन बढ़ा है। ठीक है। तो ये भी बताना होगा वहां पे कि गवर्नमेंट कितनी सिंसियर है अपना कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, पर्यावरण को पोल्यूशन से बचाने के लिए, और ऊर्जा जो है उसकी सततता सुनिश्चित करने के लिए ये वैश्विक स्तर से भी आगे जाके काम कर रही है। तो ये डाटा भी भारत सरकार के प्रयास है उसमें दिया जा सकता है। ठीक है। जी। एक टर्म आता है ऊर्जा साक्षरता, क्या ये क्या होता है, अनुमान लगा सकते हैं क्या? ऊर्जा साक्षरता मतलब होता है कि ऊर्जा का कम से कम उपयोग करके अपने अधिकतम कामों को किस प्रकार किया जाए। ठीक है। तो वो हो गया ऊर्जा साक्षरता। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, रूम में है, निकले, फैन वगैरह नहीं बंद करते, छोड़ देते हैं, तो ऊर्जा तो वहां पे खपत हो ही रही है ना। ये सब मतलब इस तरह छोटी छोटी केयर जब रखेंगे ना तो उसको ऊर्जा साक्षरता बोलते हैं, और इससे भी बहुत बड़े पैमाने पे ऊर्जा को बचाने में सहायता मिलेगी। ठीक है। जी। तो यहाँ पे टर्म दिया जा सकता है कि ऊर्जा साक्षरता को भी बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को कम करने किया जा सकता है। जी। और एक है जीवाश्म ईंधन से प्रति वर्ष जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है इंडिया में, उसका एक डेटा प्रकाशित हुआ था। इस ग्राफ को आप लोग वहां पे देख सकते हैं, जो कि मतलब नंबर सेट करने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। जब 2000 में हम लोग जो है 0.95 प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कर रहे थे, ठीक, जो बढ़कर 2010 में 1.42 हो गया, और ये चीज बढ़कर 2022 में 1.91% हो गया, 91 मीट्रिक टन हो गया, जो दिखा रहा है कि कैसे कैसे कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है अपने यहाँ भारत में। तो आप इसको भी वहां पे इस ग्राफ को भी देख सकते हैं, ये डाला हुआ है टेलीग्राम पर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए ठीक है, कुछ किसी को पूछना है कुछ? नहीं पूछना है तो एक बार आप आज
एक बार आज का वो देख लीजिए जो हम लोगों ने अभी तक किया, ठीक है। आप इसमें जवाब देंगे आप लोग सभी, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ पहले ही। जैसे अभी बिहार में कितने नए नगर निगमों का गठन किया गया है? 141, 120। 120 141 तो पहले 140 से था, थे, अभी पहले से 120 बनाया गया है। हाँ, टोटल नगर निगम निकाय कितने हुए यहाँ पे? 161। 261। बिहार में जो है टोटल इंडिया में जो एफडीआई आता है उसका कितना प्रतिशत एफडीआई बिहार में आता है? 0.10%। ठीक है। सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से आता है इंडिया में? अमेरिका से। नहीं, अमेरिका से नहीं अमेरिका आता तो है। थर्ड नंबर पे है। सर वो मैम वो मॉरिशस से आता है। हाँ, मॉरिशस। अमेरिका थर्ड पे है। हम्म, हाँ, और सर्वाधिक एफडीआई किस क्षेत्र में? सेवा में। सेवा क्षेत्र। और दूसरे नंबर पे? हाँ, दूसरे दूसरे नंबर पे कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर, हाँ, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। हाँ, इसमें एक और डेटा है जो आप पुट कर सकते हैं मेन के क्लास में, ठीक है। उसमें आप बता सकते हैं कि वर्ष 2019 से लेके जो अभी जो चल रहा है 2023 अक्टूबर तक, मतलब इसके जून तक, 2023 के जून तक बिहार में केवल 214.50 करोड़ रुपए ही एफडीआई आए हैं। सोचिए, 2019 के अक्टूबर से जून 2023 तक मात्र 214.50 करोड़ रुपया एफडीआई के रूप में बिहार आया है, ठीक है। जबकि झारखंड में ये इसी समय अवधि में जो है एफडीआई 2665.70 करोड़ रुपए आया है। कितना डिफरेंस हुआ? बिहार में मामूली ही लगता है एफडीआई, ठीक है। तो ये आप पुट कर सकते हैं कि ये एफडीआई का कम आना भी एक यहाँ का पिछड़ेपन का कारण हो सकता है, ठीक है। अभी कौन सा हाईकोर्ट जो है वो बताया है कि किसी के बिना अनुमति के उसके फोन को अगर कोई रिकॉर्ड करता है तो वो निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़। और पीएमकेवीवाई के तहत कौशल विकास किया जाएगा, किनका किया जाएगा और किस संस्था द्वारा किया जाएगा? ये भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल शिक्षा योजना के तहत। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हाँ, सीबीएसई द्वारा। हाँ, स्कूलों में कौशल विकास, ठीक है। इससे क्या इफेक्ट आएगा इंडिया पे? आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी कम होगी, आर्थिक वृद्धि होगी, ठीक है। अभी हाल ही में एक समिट हुआ ग्रेटर नोएडा में। कौन सा समिट हुआ? नहीं, अति ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का। हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा इंडिया एक्सपो। क्या संस्करण था ये? 16। आप लोगों ने नोट नहीं किया क्या इसे? लगता है आपने नोट नहीं किया। चलिए, अच्छा है। एक आधार कार्ड की तरह स्कूली बच्चों के लिए एक और कार्ड बनाया जाएगा, उसका नाम बताएं आप लोग। उसका नाम अपार। हाँ, अपार नाम। फुल फॉर्म बता पाएंगे कोई? ये ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। रजिस्टर। हाँ, कितने अंकों का होगा ये? 12 अंक। हाँ, इससे फायदा? इससे फायदा मतलब कि जो सरकार है स्कूली स्टूडेंटों का डाटा रख सकेगी। हाँ, और बच्चों को क्या फायदा होगा इससे? बार बार उनको अपनी डेटा हर जगह पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा जी। वो थंब इम्प्रेशन वगैरह देंगे जैसे आधार के साथ होता है, सेम वही चीज होगा। और वो अपना एकेडमिक आसानी से वो मतलब पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए लाया जा रहा है। हाँ, अभी ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कौन सा जो है मतलब कौन सा सत्र मुंबई में आयोजित किया गया? 141। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, उनका नाम बताइए। थॉमस बाक। हाँ, इसमें पीएम द्वारा किस वर्ष ओलंपिक आयोजित कराने की मतलब मांग रखी गई है? 2036 में, ठीक है। चलिए, आज का हो गया। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताइए।
आप लोगों ने ये एनर्जी वाला डेटा नोट किया? ये हो सकता है जी पीटी मैम। में भी पूछेगा और मेन में भी पूछेगा। पीटी के लिए भी ये फैक्ट्स हैं सारे, कितने नंबर पे है इंडिया वर्ल्ड में, ये थर्ड कितना, नंबर पे है, हाँ कितना यहाँ पे जो है कार्बन का उत्सर्जन होता है प्रति व्यक्ति भारत 1.84 में। टन, हाँ 8 टन। और अमेरिका द्वारा 16.21। ये सारे डेटा आप याद रखिएगा। और पीटी में पूछिए कि ना पूछे, लेकिन ये डेटा आपको मेन में देना ही देना होगा। जब साइंस टेक में आपको एनर्जी से रिलेटेड पूछेगा या पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ पूछेगा तो वहां पे ये देंगे, तो आपका मतलब वेटेज बढ़ेगा आंसर का। जी मैम। जी चलिए ठीक है, कोई और कुछ पूछना है आप लोग को? जी ये पूछना मैम। चलिए कहने का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है, फिर सेशन को एंड किया जाए। पढ़िए जी आप मैम। लोग, और पेपर जो डाला जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसके बिना नहीं काम चलेगा। आप उसको नहीं पढ़ेंगे और बाद में बोलेंगे कि नहीं पढ़ाया गया है, तो फिर वो सही नहीं बात है। ठीक है, जी मैम। पेपर डेली ही पढ़ना होगा, तभी ये एग्जाम अब बीपीएससी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल सकता है अब ये। चलो ठीक है, आप लोग को सबको शुभ रात्रि। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।